दीपक कुमार आपके YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज दोस्तों मैं सामान्य हिंदी का साहित्य का इतिहास लेकर आया हूं और यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है, आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आगामी परीक्षा आपके लेखपाल हो गया या खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, स्पेशल उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का साहित्य से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं 45 प्रश्न लेके आया हूं और उन प्रश्नों को अगर आपने शुरू से लास्ट तक देख लिया तो ये मेरा दावा है कि कम से कम आपके परीक्षा में 4 से 5 नंबर के प्रश्न इस ब्लैक बोर्ड पे 45 जो प्रश्न लिखे हुए हैं वहां से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यहां देखिए, पहला ही प्रश्न मैंने दिया है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश से। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि हिंदी भाषा का आद्य जननी संस्कृत मानी जाती है। उसके पहले हड़प्पा सभ्यता में हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाती थी? ब्राह्मी लिपि बोली जाती थी, लिखी जाती थी, जो चित्रात्मक है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जब आर्यों का आगमन होता है तो हमारे देश में एक भाषा का अभ्युदय होता है, संस्कृत। ठीक है, और संस्कृत के बाद जो है एक भाषा परिवर्तित होता है, रूप बदलता है, तो प्राकृत भाषा बनता है जो जैन धर्म से संबंधित था। फिर आगे रूप बदलता है तो बौद्ध धर्म से पाली भाषा में आ जाता है। फिर पाली से हमारा अपभ्रंश भाषा में आ जाता है और अपभ्रंश से अवहट एक भाषा थी, वहां से हमारा हिंदी निकला हुआ है। तो अगर पूछ दे कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ था किससे? अपभ्रंश से। जननी पूछ दे तो संस्कृत से, क्योंकि भारत की सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का डाउट खत्म हो गया। दूसरा है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। प्रचलित रूप क्या है मेरे बाबू? खड़ी बोली है। जिस भाषा में हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो क्या है? खड़ी बोली में है, वर्तमान में प्रचलित रूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद पूछ रहा है तो 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद में। ठीक है, अब यहां से कुछ और मैं बता दूं जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या चीज है मेरे बच्चों? अगर पूछ दे कि भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है, भाग पूछ दे तो भाग 17 में है। ठीक है, अनुसूची में पूछ दे कि कौन सी अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में है। और अगर पूछ दे कि मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था तब कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो 26 जनवरी 1950 में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कैसे कैसे? पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषा जोड़ी गई, फिर 4 भाषा जोड़ी गई, 8 भाषा हो गया। ठीक है, समझ में आया? पहले संविधान संशोधन किया गया तो एक भाषा जोड़ा गया, दूसरा किया गया तो 3 भाषाओं को फिर दिया गया, और फिर अगला संशोधन किया गया तो 4 भाषाओं को संविधान में जगह दिया गया 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान में मेरे बच्चों पूछ दे तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं हैं। अब मैं इनके बारे में यहां लिख रहा हूं, पहला संविधान संशोधन के बारे में लिख रहा हूं। पहला यानी प्रथम संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम जो था हिंदी का ये 21वां था। 21वां संविधान संशोधन सन 1967। ठीक है, और पूछ दे कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, तो मेरे बाबू सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। भूलेंगे नहीं ना, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एक भाषा तो आपने पढ़ लिया कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया था। तीसरा 3 भाषा और जोड़ी गई थी, कब? 71वां संविधान संशोधन। यहां देखिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था मेरे बच्चों। ठीक है, कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? यहां तो एक भाषा को जगह दिया गया था संविधान के 8वीं अनुसूची में, यहां पे 3 को जगह दिया गया था।
अब तीनों कैसे याद करेंगे, यहां देखिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, नमक, ठीक है। यहां 9 से आपका हो जाएगा नेपाली, इसको भी संविधान के 8वीं अनुसूची में दिया गया है। फिर आपका है, अरे सॉरी इधर लिख रहे हैं, नेपाली, ठीक है। म से आपका हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। है ना आसान। जब आपसे पूछ दे कि 3 भाषाओं को कब संविधान में हिंदी में जोड़ा गया था, संविधान में जगह दिया गया था, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। और इसका ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो जानते हैं नेपाली नेपाल देश में बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है, ठीक। और कोंकणी आप भूल जाएंगे तो मैं लिख दे रहा हूं, ये बोली जाती है गोवा में। इतनी बात समझ में आ गई, नमक याद हो जाएगा। चलिए देखिए, 2 संविधान संशोधन हुआ तो कितनी भाषाएं हो गई, 3 4 हो गई, 4 और जोड़ी गई थी। कब, अब इसी को जोड़ लीजिएगा, 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92वां आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 7 1 और 1 2 और 7 और 2 9, 52वां संविधान संशोधन कब, 2003 में जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया, 4 को। अब देखिए 4 इधर हो चुका था, 4 इधर, 8 हो गया ना। तो इन 4 को कैसे याद करेंगे, इसका मैं सूत्र दे दे रहा हूं, बोडो मास, ठीक है। देखो यहां बो से क्या हो जाएगा, बोडो, बोडो भाषा, और डो से क्या हो जाएगा, डो से मेरे बच्चों हो जाएगा डोंगरी भाषा, ठीक है। म से क्या हो जाएगा, म से आपका मैथिली भाषा हो जाएगा, ठीक है। स से क्या हो जाएगा, संथाली भाषा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए जो बोडो भाषा है असम में बोली जाती है, कभी ऐसे पूछ दे बोडो भाषा कहां बोली जाती है, असम में, ठीक है। और अगर डोंगरी पूछ दे तो डोंगरी भाषा बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और मैथिली बोली जाती है कहां पे, बिहार में। और संथाली कहां बोली जाती है, झारखंड में, ठीक। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं, 343 को देख लेते हैं, 344 को देख लेते हैं और 345 को देख लेते हैं, ठीक है। 343 कहता है कि देश की संघ की भाषा क्या होगी, भाषा क्या होगी, राजभाषा क्या होगी, संघ की राजभाषा होगी हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी। ये संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है। और 344 क्या कहता है, देश में राजभाषा आयोग का गठन का वर्णन है। और राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 345 क्या कहता है, देश राज्यों की राजभाषा, यानी राज की भाषा का प्रत्येक 29 राज्यों का राजभाषा क्या होगा, ठीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 1989 में उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है, और प्रथम कौन सा है, हिंदी है। समझ में आ गई इतनी बात। अब मैं इसको इरेज कर दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं, याद हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, भारोपी भाषा है मेरे बच्चों, भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। भारोपी किसे कहते हैं, भारत के सटे हुए पड़ोसी यूरोप से संबंधित भाषाओं से मिश्रित है। भारत में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, इसीलिए इसको भारोपी भाषा भी कहते हैं।
और अगर आपसे पूछ दे हिंदी किस भाषा का शब्द है तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू पूछ दे तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदुस्तान पूछ दे तो फारसी भाषा का शब्द है। समझ में आ गई बात। चलिए चौथा नंबर, 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? तो मेरे बच्चों अभी मैंने बताया कि संस्कृत जो है हिंदी भाषा की जननी है। जननी मतलब जन्म देने वाली, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पूछ रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है मेरे बच्चों 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ही भारत के संविधान में इसको क्या मिला था? राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला 7वां नंबर प्रश्न, एक हो गया, 2 3 4 5 6, 7वां नंबर प्रश्न, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची पूछ रहा है। अभी मैंने अनुसूची बताया था ना, 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषाओं का उल्लेख? 22 भाषाओं का, ठीक है। चलिए, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, तो अभी मैंने बताया ना कि आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का गठन का वर्णन है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। नए देखने वाले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आगे आपको और भी लाता रहूंगा। तो आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी उल्लेख है? अभी जस्ट बताएं ऊपर, किसमें? भाग किसमें? 17 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा थी, संख्या पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कितना था? कितना था? 14 भाषाएं थी। 8 बाद में जोड़ी गई हैं। पहला सिंधी, तीसरा का अगला फार्मूला मैंने दिया था नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, फिर बोडो मास दिया था, ठीक है, याद कर लेंगे उसको। 11 नंबर प्रश्न, राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किसे है? ये भी अभी जस्ट बताए हैं, किसे है बाबू मेरे? राष्ट्रपति को है। किसे है? बोलिए ना, कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, ठीक है। अगला, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 12, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? किसे? परीक्षा गुरु को। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे 13 नंबर प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंदर बरदाई ने। कौन सा रस प्रधान था इसमें? वीर रस। किसके बारे में लिखा गया था? पृथ्वीराज चौहान के विषय में लिखा गया था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो। अगला, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का पूछ रहा है। प्रिय प्रवास, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर, हिंदी गद्य के जन्मदाता, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लेंगे। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। ये प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? जेम्स
प्रिंसेप ने। ठीक है, किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। अरे सॉरी 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 सॉरी, विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स ने। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, पता है ना, कालिदास की बहुत फेमस रचना है, इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है। अगला, स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि स्वर्ण काल किस काल को कहा गया है। तो किस काल को कहा गया है? भक्ति काल को कहा गया है, भक्ति काल को कहा गया है। और अगर भक्ति काल समझते हैं ना, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक बांटा गया है वीर गाथा काल या आदि काल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल, रीति काल और गद्य काल या आधुनिक काल। 4 भागों में बांटा गया। अगर चारों भाग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 4-5 भाग का मैंने लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जरूर देख लीजिए। एक एक ट्रिक मैंने दिया है, जैसे भक्ति काल के अगर लेखकों का नाम पता करना हो तो वहां भी ट्रिक दिया है, और आदि काल के अगर लेखकों का नाम और उनके रचनाओं को जानना हो तो वहां भी बहुत शानदार शानदार ट्रिक मैंने दिया है। ठीक है। चलिए, गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, कौन हैं? गागर में सागर, बिहारी। और इनकी रचना क्या है? सतसई। गागर में सागर मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, यह बिहारी जी का काबिलियत था। ठीक है। तो पूछता है गागर में सागर भरने वाले कवि कौन से हैं? तो बिहारी जी हैं। अगला, हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र, प्रश्न नंबर 20, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उतंड मार्तंड, उतंड मार्तंड। ये बहुत बार पूछा गया है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उतंड मार्तंड है। ठीक है। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक कौन है? गार्गी, गार्गी दत्तासी। ठीक है। ये प्रथम क्या है? लेखक हैं। ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न कहता है कि अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू को। ठीक है। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अपभ्रंश, यानी हिंदी जब बन के तैयार हो गई थी उसके पहले अपभ्रंश से ही तो निकली थी अवहट और उसके बाद हिंदी। तो अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि, वाल्मीकि मतलब आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को। तो सर्वप्रथम मतलब कौन से कवि हैं? वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? स्वयंभू को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ था? किसके नाम पे हुआ था? द्विवेदी युग का नामकरण जो है हुआ था किनके नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहां देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहां कंफ्यूजन होता है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दे देता है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 22 और 23 हो गया। 24, सूर सागर की रचना किस भाषा में है? बहुत इंपॉर्टेंट। और सूर सागर किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है। तो सूर सागर की रचना किस भाषा में हुआ है? तो मेरे बच्चों, ब्रज भाषा में हुआ है। सूरदास जी का पद मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। सूरदास जी के पद से बहुत सारा चीज पूछता है, रस में पूछ देता है, अलंकार में पूछ देता है। ठीक है। तो एक वीडियो मैं उनके उच्चारण का लेके आऊंगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। ठीक है। ऐसे इस प्रकार के जो ब्रज भाषा में उन्होंने, सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की है। अगला, हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता था। बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी प्रदीप से पूछता है, समाचार पत्र था ये। ठीक है। तो यहां पे देखते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद से होता था। अगर वर्तमान में पूछ दे तो प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका किसकी थी? यह प्रश्न नंबर 26 है। पत्रिका किसकी थी? बाल मुकुंद गुप्त का। बहुत इंपॉर्टेंट, बाल मुकुंद
गुप्त जी का था। हिंदी प्रदीप, ठीक है। कहां से निकलता था यह समाचार पत्र? इलाहाबाद से। इलाहाबाद न दिया हो तो प्रयागराज है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम योगी जी ने बदल के क्या रख दिया? प्रयागराज रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। आदि कवि, अभी मैंने बताया ना कि कौन से? वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है। कौन से कवि? वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि, वाल्मीकि आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने रामायण की क्या की थी? रचना की थी। चलिए, वात्सल्य रस सम्राट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। तो वात्सल्य रस सम्राट, वात्सल्य मतलब कृष्ण भगवान के बचपन का वर्णन सूरदास जी ने बड़े सुंदर अक्षरों में किया है, इसीलिए उनको वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कवि शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं। कौन? शिरोमणि तुलसीदास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। कवि शिरोमणि के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तुलसीदास। हिंदी के प्रथम कवि कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि कौन, किसे कहा जाता है? सरहपा को। किन्हें? सरहपा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा, ठीक। अगला एक चीज, तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। यहां से प्रश्न मेरे बच्चों बार बार पूछता है कि आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। इनके बारे में जान लीजिए। तोताए हिंद, वॉइस ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, यानी इंडिया की आवाज। तोताए हिंद किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बता दें तो बचपन का नाम यमुनुद्दीन था, अबुल हसन यमुनुद्दीन था, ठीक है। बचपन में जब पैदा हुए थे तो बलबन के शासन काल में पैदा हुए थे, लेकिन दरबारी कवि बने थे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक। इनको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। इन्होंने आविष्कार किया था किसका? तबला का, सितार का, गजल का और मुकरी का। तबला जानते हैं ना, तबले का आविष्कार, सितार का आविष्कार, ठीक। और गजल, जो गजल आप बड़े प्यार से सुनते हैं, उसका आविष्कार किया था। और फिर उसके बाद मुकरी। मुकरी एक गाना होता है जिसमें गायक खुद प्रश्न गा के पूछता है और खुद ही उत्तर गा के बताता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अमीर खुसरो, ठीक। आगे, दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है अंडाल को। किसको? अंडाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक मीरा पूछ दे तो महादेवी वर्मा को, और आदि कवित्री पूछ दे तो मीराबाई हैं, और दक्षिण भारत की मीराबाई पूछ दे तो अंडाल को, ठीक है। अगला, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, आगरा में है, ठीक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान। संगीत नाटक अकादमी कहां पे है? नई दिल्ली। इसको दिल्ली मत मारिएगा, दोनों ऑप्शन देगा, नई दिल्ली। साहित्य अकादमी कहां पे है? ये भी है नई दिल्ली, ठीक है। अगला, बुंदेलखंड की चंदर बरदाई कहा जाता है। किन्हें? वृंदालाल वर्मा को। वृंदालाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंदर बरदाई कहा जाता है। इन्होंने गाया था, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी कविता दे दे तो उसके रचनाकार वृंदालाल वर्मा है, ठीक है। बुंदेलो यानी बुंदेलखंड का क्या? चंदर बरदाई ने कहा जाता है। और चंदर बरदाई कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचना किए थे, ठीक है। अगला 37 नंबर, हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। हिंदी के पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी। इन्होंने ही अनुस्वार और अंग और
एक अनुस्वार एक अनुनासिक होता है ना, उसको अयोगवाह कहा था। कौन? किशोरीदास वाजपेयी ने। इनको पाणिनि क्यों कहा जाता है? इन्होंने हिंदी को बड़े सिस्टमैटिक ढंग से रखा था, किशोरीदास वाजपेयी जी ने। जिस प्रकार से पाणिनि ने संस्कृत का ग्रामर तैयार किया था, इसी प्रकार से हिंदी के पाणिनि यानी ग्रामर तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था किशोरीदास वाजपेयी ने। तो अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गीतकार, बाबू प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना विद्यापति। आदिकाल के कवियों को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे देखिए आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल का एक एक ट्रिक दिया हूं, बड़ा शानदार शानदार ट्रिक दिया हूं। आदिकाल के कवि को याद करने के लिए मैं दिया था अमीर चंद विद्या नाले में जागिरी, बस। अमीर से अमीर चंद, अमीर खुसरो, चंद से चंदर बरदाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपत नाल और जा से जगनिक। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं वीडियो बनाया हूं, आप एक बार देखिए तो सही, अच्छा लगेगा तब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, लल्लू लाल। याद रख लीजिएगा, कौन? लल्लू लाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार। ठीक, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। वही प्रश्न घुमा दिया, कैसे? यहां देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला, सरस्वती पत्रिका किसकी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 नंबर का प्रश्न जो है किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, उतंड मार्तंड के संस्थापक थे और इनकी संस्थापना हुआ था कब? स्थापना 30 मई 1826 ईस्वी को। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संस्थापक थे। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, 30 मई को, यानी प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला, धर्मयुग साप्ताहिक पत्र के संस्थापक थे। धर्मयुग साप्ताहिक पत्र निकलता था, समाचार पत्र, सप्ताह में एक बार। कौन थे? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी थे। ठीक है, और अगला, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसे? सुमित्रानंद पंत जी को। ठीक है, समझ में आ गई बात? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सुमित्रानंद पंत। ये फीमेल नहीं थे, मेल थे, पुरुष थे। अगर पूछ दे प्रथम महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो महादेवी वर्मा थी, यामा के लिए। ठीक है, और ये जो थे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत ने चिदंबरा के लिए पाया था। ठीक है, तो दोस्तों ये 45 प्रश्न है, एक बार इसका जरूर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आपको 100% 3 से 4 प्रश्न फंसना ही फंसना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे गुरुकुल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि आगे आने वाले समय में हर परीक्षा में आपके लिए गुरुकुल पॉइंट हमेशा तैयार रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।